सभी विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल हिमांशु इमग्री में स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में प्रोटीन के बारे में पढ़ चुके हैं और आज का टॉपिक रहेगा कार्बोहाइड्रेट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट स्वस्थ आहार का एक अनिवार्य हिस्सा है। कार्बोहाइड्रेट जो है ये स्वस्थ आहार का एक अनिवार्य हिस्सा है और यह शरीर को अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं जिससे शरीर ठीक से कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट आप देखेंगे तो हमारे शरीर को सबसे पहले ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट शर्करा से मिलती है, इसलिए इसे ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कहते हैं। तो हमारे बॉडी को सबसे पहले जो ऊर्जा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है, इसलिए इसे ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत भी कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट को। अब देखेंगे सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट जो शर्करा होती है, ये सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट चुकंदर और गन्ना में पाई जाती है। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या है, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात इसमें किस अनुपात में मिले रहते हैं, तो आप देखिए तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक संबंधे दो संबंधे एक के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। आप देखेंगे इसके अणु में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या से दुगुनी होती है। क्या? इसके अणु में हाइड्रोजन के परमाणुओं की जो संख्या होती है ये ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या से दुगुनी होती है। जो हाइड्रोजन का है ये आप देख रहे हैं ना, जो एक संबंधे दो है तो ये दो यही हाइड्रोजन का है। नेक्स्ट देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में ही। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे शरीर हेतु ऊर्जा का ये मुख्य स्रोत है। ये ऑक्सीकरण के पश्चात शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करता है कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से 17 किलो जूल अथवा 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का जो ऑक्सीकरण होता है उसके ऑक्सीकरण से 17 किलो जूल व 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। आप देखेंगे हमारे भोजन की कुल ऊर्जा में से लगभग 50 से 75% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से ही आती है। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ये 3 प्रकार के होते हैं, इसको याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोनोसैकेराइड के बारे में। मोनोसैकेराइड क्या है? ये सभी कार्बोहाइड्रेट में सबसे अधिक सरल होते हैं। मोनोसैकेराइड जो होता है ये सभी कार्बोहाइड्रेट में सबसे अधिक सरल होता है। ये सिर्फ एक इकाई या अणु के बने होते हैं मोनोसैकेराइड। इसका जो सूत्र होता है वो होता है CH2O(N), इसका सूत्र होता है। ये आप देखेंगे इस मोनोसैकेराइड के कुछ उदाहरण। तो मोनोसैकेराइड के कुछ उदाहरण आप देखेंगे जैसे ट्रायोस के अंतर्गत ग्लिसरैल्डिहाइड आता है। टेट्रोस के अंतर्गत इरिथ्रोस और पेंटोस के अंतर्गत राइबोज शर्करा आती है और हेक्सोस के अंतर्गत ग्लूकोज, फ्रक्टोस, गैलेक्टोज।
हेक्सोस के अंतर्गत ये सब आते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोस और गैलेक्टोज ये हेक्सोस के अंतर्गत आते हैं। और राइबोज शर्करा जो होती है ये पेंटोस शर्करा के अंतर्गत यानी पेंटोस के अंतर्गत आती है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज ये मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आता है। अब देखेंगे ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज सबसे अधिक महत्वपूर्ण मोनोसैकेराइड है। यह फलों में मुख्य रूप से अंगूर और शहद में मिलता है। यह शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है ग्लूकोज। अब फ्रक्टोज के बारे में देखते हैं। फ्रक्टोज अन्य सैकेराइड की तुलना में बहुत धीरे धीरे शरीर में आंत्र कोशिकाओं द्वारा प्रचूषित होता है। धीरे धीरे यह शरीर में पहुंचते ही तुरंत ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। तो ये शरीर में तुरंत पहुंचने में किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? ग्लाइकोजन में। अब दूसरा देखते हैं डाइसैकेराइड। यह मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो यह मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं से मिलकर बने होते हैं डाइसैकेराइड। वो एक अणु से मिलकर बना था और ये क्या है? मोनोसैकेराइड ये 2 अणुओं से मिलकर बने होते हैं। इसका डाइसैकेराइड का जो आधारभूत सूत्र है यह है C12H22O11। ये होता है इसका सूत्र। अब देखेंगे डाइसैकेराइड के कुछ उदाहरण, जैसे सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है ये डाइसैकेराइड के ही अंतर्गत आता है। यह गन्ने, चुकंदर, गाजर तथा मीठे फलों में पाया जाता है। दूसरा उदाहरण इसका डाइसैकेराइड का देखते हैं, माल्टोस। तो यह स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। यह बीजों की यानी मुख्यतया जव अर्थात माल्ट शुगर ये होता है। अब इसी डाइसैकेराइड के ही अंतर्गत लैक्टोज आता है। लैक्टोज के बारे में देख लेते हैं कि यह शुद्ध दूध में पाई जाती है। यह शुद्ध दूध में पाई जाती है तथा ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज अणुओं के संयुक्त होने से बनती है। यह कम मीठी होती है तथा पौधों में पाई जाती है लैक्टोज। अब तीसरा प्रकार देखते हैं पॉलीसैकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट का ये तीसरा प्रकार है पॉलीसैकेराइड। इसको देखते हैं। ये अनेक मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं। तो ये जो होते हैं पॉलीसैकेराइड ये अनेक मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं। ये अनेक मोनोसैकेराइड के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। आप देखें हैं ये अनेक मोनोसैकेराइड के अणुओं से मिलकर बना होता है पॉलीसैकेराइड। अब देखेंगे इसका आधारभूत सूत्र क्या है पॉलीसैकेराइड का? C6H11O5 है। इसका आधारभूत क्या है? सूत्र है पॉलीसैकेराइड का। ये आप देखेंगे पॉलीसैकेराइड जो होता है ये जल में अघुलनशील होता है, यानी जल में घुलता नहीं है, जल में अघुलनशील होता है पॉलीसैकेराइड। और ये पौधों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब देखेंगे ये पॉलीसैकेराइड जो है ये आवश्यकता पड़ने पर जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज में विघटित हो जाते हैं। ये इस प्रकार ये ऊर्जा उत्पादन के लिए संग्रहित ईंधन का कार्य करते हैं। आप देखेंगे पॉलीसैकेराइड के कुछ उदाहरण, जैसे मांड या स्टार्च। तो मांड व स्टार्च के बारे में बात करते हैं। ये जो कि पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं। यह सभी प्रकार के अनाजों, बहुत सी सब्जियों, विशेषकर आलू, शकरकंद इत्यादि में ये मांड या स्टार्च मिलता है। दूसरा है, इसका उदाहरण है दूसरा ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन जो है यह जंतुओं के शरीर में संचित अवस्था में रहता है तथा आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग कर लिया जाता है। यह जंतुओं के शरीर में संचित अवस्था में रहता है ग्लाइकोजन। अब नेक्स्ट देखते हैं पॉलीसैकेराइड के उदाहरण। तो पॉलीसैकेराइड के उदाहरण देखते हैं। तीसरा है सेलुलोज। तो वही पॉलीसैकेराइड के ही उदाहरण है, चल रहा था। तो सेलुलोज देख रहे हैं।
तो सेलुलोज की बात करें तो वनस्पति कोशिकाओं की कोशिका भित्ति इसी की बनी होती है, इसलिए वनस्पतियों में मिलता है। यह जल में अघुलनशील होता है सेलुलोज। अब पॉलीसैकेराइड के उदाहरण में चौथा उदाहरण देखते हैं काइटिन। तो काइटिन की बात करें तो यह कुछ आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में बाह्य कंकाल का निर्माण करता है और यह जल में अघुलनशील होता है काइटिन। अब कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट की अत्यधिक मात्रा लेने से पाचन तंत्र संबंधी रोग हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का अगर ज़्यादा मात्रा लेते हैं तो पाचन तंत्र संबंधी रोग हो जाते हैं। अब देखेंगे कार्बोहाइड्रेट की अत्यधिक मात्रा लेने से बच्चों एवं वयस्कों में मोटापा हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से मोटापा हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट के अब स्रोत देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कौन कौन से स्रोत हैं। जैसे आप देखेंगे आलू, फल, फल में केला और आम। अब देखेंगे अनाज, अनाज में चावल, गेहूं, मक्का, शर्करा, और शर्करा में क्या आ जाएगा, शहद, गन्ना, चुकंदर, जौ, रोटी और दूध। ये मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है, ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना, ये कार्बोहाइड्रेट का कार्य है। शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करना, तो शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करना, विटामिन का निर्माण करना और न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना, जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करना, ये कार्बोहाइड्रेट का मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्य होगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब इस चैनल को नहीं किए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना चैनल हिमांशु हिमगिरी। धन्यवाद।